हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। आपके लिए मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे थे वो बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि एसएससी का नोटिस था। लेकिन जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर मैंने एनालिसिस किया है और देखा है कि जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। और तो उन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही कारगर साबित होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होगी ये, जिसके माध्यम से आप एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से करके जाओगे वहाँ पे वो क्वेश्चंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो ये जो क्लास है एक तरीके से मानी जाए तो आपके सिलेक्शन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। मैथ्स क्लास में टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जो कि हर एक क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के बराबर होंगे। तो आज की अपनी क्लास की पहला क्वेश्चन मैं आप सबके सामने लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस तरह से काटते हैं कि प्रत्येक दूसरे के बिंदु से गुजरती हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है दो ऐसे वृत्त की जो एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप सबके सामने दो वृत्त ऐसा बनाऊंगा जो एक दूसरे के केंद्र से गुजरेंगे। यहाँ पर तो एक वृत्त तो हमारे पास ये हो गया और दूसरा वृत्त आप सबके सामने मैं एक और बना देता हूं जो कि दूसरा वृत्त ये हो जाएगा। और एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं ये, ठीक जी। अगर ये एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं तो मान लेता हूं इसका केंद्र यहां पर है और इसका केंद्र यहां पर है। और इसका केंद्र यहां पर है। तो एक दूसरे के केंद्र से अगर गुजर रहे हैं तो पहली बात मुझे ये बताइए कि इस वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की भी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों समान वृत्त हैं। तो यहां से अगर बात की जाए तो ये दोनों की त्रिज्याओं, दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी वो भी 8 सेंटीमीटर की होगी। अगर मैं ये O मानता हूँ और ये O डैश मानता हूँ तो O डैश कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि एक दूसरे के केंद्र से गुजरने का मतलब होता है उनकी त्रिज्याओं की दूरी के बराबर केंद्र होंगे उनके। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये वृत्त कुछ ऐसे गया होगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो कुछ यहाँ पर आएगा और इसको मैं अगर मिला देता हूँ तो ये कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। किसी भी वृत्त में अगर आप देखो तो अगर केंद्र से किसी भी जीवा पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उसको समान दूरी में विभाजित करता है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो ये परपेंडिकुलर है वो इस केंद्र के बीच की दूरी को भी समद्विभाजित करेगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये अगर मैं OA मान लेता हूँ तो त्रिभुज यहाँ पर मैं मान लिया M, तो ट्राइंगल OMA में अगर आप देखो तो OA स्क्वायर क्या हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो यहाँ पर OA जो है वो उस वृत्त की त्रिज्या है, तो 8 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AM हमारे पास फाइंड करना है, AM का स्क्वायर प्लस 4 चौके 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 64 से आप 16 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 48 का अंडर रूट बराबर हो जाएगा AM। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4√3 आ जाएगा AM। लेकिन यहाँ पर अगर AB को देखा जाए तो ट्वाइस ऑफ AM है, मतलब 2 गुना है इस जीवा, हाफ जीवा की। तो 2 × 4√3 मतलब हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर। जो उभयनिष्ठ जीवा है उसकी लेंथ हो जाएगी 8√3। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई कीजिए और अपने आप में देखेंगे कि आंसर आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 58 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। तो पहले बात तो एक वृत्त यहाँ पर बनाते हैं।
यहाँ पर एक वृत्त बना लिया जाता है। तो अगर इस एक वृत्त को मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे इस वृत्त के अंदर 58 सेंटीमीटर व्यास का मतलब होता है त्रिज्या कितनी हो जाएगी 29 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 29 सेंटीमीटर। इसमें 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबी जीवा से 40 सेंटीमीटर लंबाई की अन्य समांतर जीवा की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर अगर बात करता है कि एक जीवा है 42 सेंटीमीटर और दूसरी जीवा है 40 सेंटीमीटर, ये है 40 सेंटीमीटर और ये है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर केंद्र होगा तो ये केंद्र से मिलाने वाली जीवा के एक छोर को और यहाँ से केंद्र से मिलाने वाली जीवा के एक छोर को आप देखोगे तो ये कितना है 29 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिज्या ही है। तो 29 सेंटीमीटर यहाँ से अगर ये चीज़ हो गया तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, और ये आगे हम बढ़ाएंगे तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से अगर आप बात करते हैं तो अगर कोई भी केंद्र से जीवा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उसको दो समान भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ से अगर मैं नाम करता हूँ ओ ए बी सी डी एम एन, तो आप ये कह सकते हो ए एम बराबर हो जाएगा बी एम, जो कि 42 का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो ए एम की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप मुझे बताएं कि सी एन बराबर क्या हो जाएगा, सी डी का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से लेंथ आ जाएगी 40/2 मतलब 20 सेंटीमीटर। अब जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप ध्यान दीजिए, अगर ये हमारे पास 29 है और हमारे पास ए एम जो है वो आ गया है 21, तो ट्रिपलेट क्या होता है 29, 21 और 20। ये हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर अगर बेस ये बेस हो जाए तो यहाँ पर 20 आ जाएगा इसका ओ एम की लेंथ। तो ओ एम हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, राइट। अब दूसरे ट्राइंगल में देख लेते हैं। ट्राइंगल ओ एन सी में अगर आप देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो 29 हमारे पास हाइपोटेनियस है और एक लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। तो दूसरी जो परपेंडिकुलर हो जाएगी वो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 21, ट्रिपलेट से 21। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास ओ एन 21 सेंटीमीटर है तो ओ एन है क्या, ओ एन ओ एम प्लस एम एन है। और ओ एम की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे कि 20 आ चुकी है, तो 21 - 20 क्या हो जाएगा एम एन हो जाएगा, जो कि ए बी और सी डी दो जीवाओं के बीच की दूरी कहलाएगा। तो ए एम आप एम एन देख सकते हो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ट्रिपलेट जरूर याद होने चाहिए। ट्रिपलेट याद इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका तकरीबन 2 से 3 मिनट आपका किसी भी क्वेश्चन में बचा सकता है वो, ठीक है। सॉरी। तो आपका 2 से 3 मिनट बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उस 2-3 मिनट में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि अगर लिखा है 428 × 428 × 428 × 428 × 428 प्लस 348 × 348 × 348 अपॉन 428 × 428 माइनस 428 × 348 प्लस 348 × 348। तो आप देखोगे ऊपर क्या लिखा हुआ है 428 का क्यूब प्लस 348 का क्यूब अपॉन नीचे क्या लिखा है 428 का स्क्वायर माइनस 428 × 348 प्लस 348 का स्क्वायर। तो अगर आप इस क्यूब वाले फॉर्मूले को ओपन करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 428 प्लस 348 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 428 का स्क्वायर माइनस 428 × 348 प्लस 348 का स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। और नीचे क्या लिखा है 428 का स्क्वायर माइनस 428 × 348 प्लस 348 का स्क्वायर। तो आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में जो लिखा नंबर है वो न्यूमरेटर में लिखे हुए एक फैक्टर के बराबर है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो 8 8 16, 4 2 6 1 7 और 4 3 7 776 इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि आप फॉर्मूला अप्लाई करके ही फाइंड कर सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। अगर ऐसा आपको कुछ दिखता है तो ए प्लस बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 5 अंकों की संख्या 750 PQ 3, 7, 11 से विभाज्य है तो P + 2Q का मान ज्ञात कीजिए। अब जाहिर सी बात है, अगर आप LCM HCF का वीडियो हमारा नंबर सिस्टम में देखा होगा या फिर डिविजिबिलिटी रूल आपने देखा होगा तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि 3, 7 और 11 से अगर कोई नंबर विभाजित है तो वो संख्या 231 से भी विभाजित होगी। और 231 से विभाजित होने का मतलब होता है 7, 11 और 3 का मल्टीपल्स।
क्योंकि वो 3, 7 और 11 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 231 ही आने वाला है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास 75,000 के आसपास को कोई ऐसा नंबर लेकर आना है जो 231 से डिविजिबल है, तो आप पहली बात तो क्या करोगे, 231 में आप अगर मैं 33 टाइम्स कर देता हूं, 231 का 33 टाइम्स कर देता हूं, तो आप देखेंगे एक शॉर्टेस्ट मेथड ये है कि आप ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 75,000 के आसपास का नंबर दे दे। तो अगर मैं 33 वन जा 33 ले जाऊंगा, 33 एकम 33, 33 × 69, 69 3 72 का 7, सॉरी 33 3 99, 99, ओके कोई बात नहीं, चलते हैं। 33 से करना 33, 33 3 99, 99 में आपने 3 जोड़ दिया तो आ गया 102, 102 का 2 यहाँ पर, तो 10 हमारे पास आ गया, 33 दूना 66 और 10 67, सॉरी 76, क्या आ जाएगा यहाँ पर 76। अब इसमें अगर मैं 0 बढ़ा देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब 76,230 एक ऐसा नंबर है, 76,230 एक ऐसा नंबर है जो 231 से डिविजिबल है, लेकिन हमें नंबर चाहिए 75,000। अब इसमें से अगर मैं -231 कर देता हूँ, यहाँ से मैं अगर -231 करता हूँ तो आप देखोगे 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9, और यहाँ से 12 - 3 हो जाएगा 9, और यहाँ से 11 - 2 हो जाएगा 9, और यहाँ से आ जाएगा 75,999। अब आप देखोगे तो 75,000 से ये कितना 999 ज़्यादा है, तो 231 का एक ऐसा मल्टीपल लेके आओ जो 999 के आसपास हो या उससे थोड़ा ज़्यादा हो। तो आप देख सकते हो 23 चौका 92, और ठीक है 5 बार अगर हमें लेके जाते हैं वहाँ पर तो 5 एकम 5, और 5 से 15, और 5 दूनी 10 और 1 11, ये 11 नहीं 23 चौका 4 बार ले जाना पड़ेगा, तो 4 एकम 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9। तो आप देख सकते हो 9 से 4 जाएगा 5, 9 से 2 जाएगा 7, और 0 और 75। तो अगर आप इस नंबर को ऊपर गिवन नंबर से कंपेयर करते हो तो आप ये देख सकते हो कि 75 0 75 एक ऐसा नंबर होगा जो 3 7 और 11 तीनों से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हो गया, आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि P का मान 7 और Q का मान अगर 5 है तो P + 2Q में आप इसको पुट करोगे तो 7 + 5 दूनी 10, तो बराबर हो जाएगा 17। इस क्वेश्चन का जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकती हैं। उसी कार्य को करने के लिए 15 पुरुषों और 20 महिलाओं द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश ये करिए कि अगर 6 पुरुष, 6 मेन और 8 वुमेन उस कार्य को 10 दिनों में पूरा करती हैं, तो इसका मतलब है कि उस कार्य को अगर मतलब हाँ, अगर उस कार्य को हमें 10 दिनों 1 दिनों में पूरा करना हो तो इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर 1 दिन में पूरा किया गया कार्य। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि 26 पुरुष और 48 महिलाएं उस कार्य को 2 दिनों में पूरा करती हैं, तो मैं इसको कह सकता हूँ 26 मेन + 48 वुमेन। अगर उसको 2 × 2 कर देता हूँ तो वो हो जाएगा उसका टोटल कार्य। तो मतलब कार्य क्या है, बराबर है, दोनों जगह कार्य को बराबर करना मतलब हो गया m1 × t1, m1 × t1, m1 × d1 या m1 × t1 बराबर m2 × d2। ये हमने फॉर्मूला शुरू में पढ़ा था। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि हम इसको अगर इक्वेट कराते हैं तो यहाँ से हम एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड कर सकते हैं मेन और वुमेन का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 60 मेन + 80 वुमेन की एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा 52 मेन और 96 वुमेन की एफिशिएंसी के बराबर। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 मेन बराबर यहाँ पर 80 होगा, तो उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 16 वुमेन। तो मेन अपॉन वुमेन कितना आ गया 2/1 की एफिशिएंसी आ गई। अगर एक इंसान की एफिशिएंसी 2 है, एक पुरुष की एफिशिएंसी अगर 2 है तो एक महिला की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में बात करता है टोटल वर्क की। अगर टोटल वर्क फाइंड करना है तो इस एफिशिएंसी को आप चाहे इस LHS साइड या RHS साइड पुट करोगे तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहाँ से मैं पहले वाले में रखता हूँ 6 दूनी 12, 12 + 8 एकम 8 और गुणे में 10, तो 12 8 20 गुणे 10 बराबर 200 हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे पास टाइम लगेगा 15 पुरुष और 20 महिलाओं के द्वारा वो देख लेते हैं। तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसकी, 15 पुरुष का मतलब 15 × 2 + 20 औरत का मतलब 20 × 1,
तो बराबर यहाँ से कह सकता हूँ 200 बटे 15 दूना 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ से आप देख सकते हो 5 से 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो टोटल टाइम आ जाएगा 15 पुरुष और 20 महिलाओं का ले इस काम को कंप्लीट करने का, वो हो जाएगा 4 दिन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बेहतरीन तरीके से करिए ताकि आपके पास रिजल्ट बहुत सटीक और बहुत ही कम टाइम में आए। अगला क्वेश्चन कहता है a horse was sold for ₹60,000 at a profit of 20%. For what price should he have sold to gain 30% प्रॉफिट? 20% के लाभ पर 60,000 रुपये में बेचा जाता है। मतलब 20% का मतलब होता है 5 की वस्तु को 6 पर बेचना। तो यहाँ पर अगर 6 के रुपये में बेचा गया है तो 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 60,000। मतलब ये गुने कितने टाइम पे है 10,000 टाइम्स पे है। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इंटू 10,000। मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी रही होगी और सेलिंग प्राइस यहाँ पर दे रखा है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर देख लोगे तो 50,000 आ जाएगी। अब क्वेश्चन कहता है कि इसी घोड़े को अगर 30% लाभ पर प्राप्त करने के लिए बेचा जाए तो कितनी कीमत होनी चाहिए। 30% का मतलब होता है 10 की वस्तु को 13 पर बेचना, लेकिन वस्तु की कीमत है कितनी 50,000 है। तो इसका मतलब ये कितना टाइम है 5,000 टाइम्स। तो आप 13 को भी 5,000 टाइम्स कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 65,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ x बराबर √5 + 1 अपॉन x √5 - 1 एंड y इज इक्वल टू √5 - 1 अपॉन √5 + 1, तो वैल्यू बताइए कि x² + y² + xy अपॉन x² + y² - xy। तो आप एक बात यहाँ से ध्यान से देखिए कि x की वैल्यू और y की वैल्यू दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, क्योंकि एक का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दूसरे के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के एक तरीके से देखा जाए तो एक उस जगह पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि x बराबर क्या लिखा हुआ है 1/y। सो y बराबर क्या कर सकते हैं 1/x। तो पहली बात यहाँ से मैं अगर x इंटू वाई की बात करूंगा तो x इंटू 1/x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर x प्लस वाई की बात करूंगा तो आप कह सकते हो x + 1/x हो जाएगा। अच्छा, अब अगर x + y है या x + 1/x है तो इसको आप देखो, तो इसको प्लस इसको ऐड करोगे आप तो डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो दिस इंटू दिस हो जाएगा। a - b इंटू a + b मतलब √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 5 - 1। बहुत ही थोड़ा सा लेंदी कम बना रहा हूँ। यहाँ से अगर एलसीएम लोगे तो √5 + 1 का होल स्क्वायर मतलब 5 + 1 + 2 √5 + 5 + 1 - 2 √5। न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी। ये प्लस है ये माइनस से 0 हो गया। 5 1 6 6 12 और 6 से 12 से घटाओ 12/4 बराबर 3 आ जाएगा। किसकी वैल्यू x + 1/x, ये आप कह सकते हैं x + y की। अब कोई बात करता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x² + y² + xy, तो x² में इसको लिख सकता हूँ। पहली बात तो x² + 1/x² प्लस का 1, क्योंकि ये x इंटू वाई क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में हो जाएगा x² + 1/x² - 1। तो यहाँ से अगर x + 1/x3 है तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 मतलब 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 3 3 9 -2 7। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करोगे तो 7 + 1/7 - 1 तो 8/6 बराबर 2 चौके 8/3। तो यहाँ से आप कह सकते हो 4/3 इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि आपको देखना पड़ेगा कि x y का रेसिप्रोकल है तो उसको हम जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको किस फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे जिससे हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकें। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। अगर कोई संख्या a/b है जो कि गिवन है 5:4, उसका मासापात 4 दिया हुआ है। अच्छा बताइए, किसी भी क्वेश्चन में अगर फाइनल जो हम उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं रेशियो का और उसका मासापा अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि स्टार्टिंग में जो नंबर रहे होंगे उन दोनों नंबरों के HCF से उस नंबर को भाग दिया गया होगा, तभी ये फाइनल रेशियो में जो आ रहे हैं वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं। तो इनका एलसीएम फाइंड कीजिए। इसका मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो इनका इनटू में HCF होता है कि नहीं होता है, इनटू में HCF होता है। अगर हम फाइनल नंबर की बात करता हूँ तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 × HCF, और b की बात करूंगा तो 4 × HCF आ जाएगा हमारे पास नंबर। तो 5 × 4 क्या हो जाएगा 20 और 4 × 4 क्या हो जाएगा 16। मतलब a नंबर था हमारे पास 20 और b नंबर हमारे पास था 16। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 20 और 16 का कितना, 20 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 एंड 16 का एलसीएम अगर आप फाइंड करने जाओगे तो 80 हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दिए गए त्रिभुज में CD एंगल BCA का समद्विभाजक है। यदि एंगल BDC का मान 76 डिग्री है तो एंगल
CBD का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, तो ये हमारे पास अगर एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों समद्विभाजक एंगल थे, तो इसका मतलब समान दो भागों में विभाजित थे। फिर इसमें बात करता है कि यदि BDC बराबर है, अच्छा एक बात यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखी है कि CD बराबर DA भी है यहाँ पे, इस बात को आप बहुत ही गौर कीजिएगा क्योंकि ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। तो CD बराबर DA यहाँ पर लिख देता हूँ, ये CD बराबर DA है, तो आप यहाँ से एक बात ये कह सकते हो कि अगर CD की लेंथ DA के बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल के अपोजिट साइड से इक्वल होंगे, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल ADC। तो यहाँ से अगर इस भुजा के सामने वाला एंगल x है तो इस भुजा के सामने वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये वाला एंगल है क्वेश्चन में दे रखा है एंगल BDC 76 डिग्री, तो अगर त्रिभुज के वाह्य कोण को देखो तो उनके अपोजिट एंगलों के सम के बराबर होता है। यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो 76 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम बराबर होगा 76 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 38 डिग्री यहाँ से। अब क्वेश्चन में पूछा है कि एंगल CBD का मान बताइए, इस वाले एंगल का मान पूछ रहा है। अगर मैं y के मान ज्ञात करने जाऊँ तो y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 76 प्लस x का मतलब 38 डिग्री, क्योंकि इनका एडिशन 180 से माइनस करोगे तो y आ जाएगा, तो 180 माइनस यहाँ से आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 114, ठीक है 114 डिग्री, और इसको अगर आप 180 से माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 66 डिग्री। तो y का मान अगर आप देखोगे तो 66 डिग्री हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है एक डीलर 650 रुपये सूचीबद्ध एक पुराना कूलर खरीदता है और 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह इसकी मरम्मत पर 38 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या होगा। अ डीलर बाइज एन ओल्ड कूलर लिस्टेड ₹650, मतलब 650 का उसका MRP था, 650 रुपये का अगर मार्क प्राइस था और उस पर डिस्काउंट उसको मिलता है 20% मतलब 20% 10% का मतलब होता है 5 की वस्तु को 4 में और 10 की वस्तु को 9 में, मतलब 50 की वस्तु को पाता है 36 रुपये में। तो 50 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 650 था, मतलब 13 गुना था, तो यहाँ पर इसको आप क्या कर दोगे 13 गुना कर दोगे तो 78, 13 दिन 39 और 7 46 आ जाएगा, मतलब 468 में उसने खरीदा होगा और उसके बाद इसने इस पर 38 रुपये खर्च किए, मरम्मत करवाई इसकी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो जाएगा 506 रुपये। 506 रुपये अब उसकी क्या होगी, लागत मूल्य हो गई। अब इस 506 रुपये की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहेगा तो कितने की बिकेगी। अब जाहिर सी बात है 20% का मतलब होता है कि 5 की वस्तु को 6 पर बेचना, तो 506 में अगर 6/5 कर देता हूँ तो कोई दिक्कत आ जाएगी क्या, तो ये उसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आप कह सकते हो कि 100 बार जाएगा, 101 बार जाएगा और 0.2 बार जाएगा, ठीक। तो 6 दूनी 12 और 6 कन्म 6 और 1 7 06, तो 607.2 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 2 वाला 607.2 इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास आ गया 607.2 रुपये। अगला क्वेश्चन कहता है उस घन का किनारा ज्ञात कीजिए, मतलब साइड ऑफ द क्यूब फाइंड करना है इसमें, जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों के आयतनों के योग के बराबर है। तो अगर मैं कहता हूं कि हमारा जो नया घन बनेगा उसका घन का एक साइड है ए, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा a क्यूब, जो कि बराबर है 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब के बराबर। तो यहाँ से आप देख सकते हो 216 प्लस 512 प्लस 1000, जो कि बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे 1000 5 2 7 7 28 1728 के बराबर हो जाएगा a क्यूब, और a बराबर अगर फाइंड करने जाओगे तो क्यूबिक रूट ऑफ 1728 जो कि बराबर होता है 12 सेंटीमीटर के यहाँ पर, तो a का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया गया था, तो पूरी यात्रा के प्रति घंटे औसत गति ज्ञात कीजिए, मतलब एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर मैं लेंथ मान लेता हूँ, टोटल लेंथ अगर मान लेता हूँ यहाँ पर 60 है हमारे पास, टोटल लेंथ अगर 60 है तो उसका 2/3, पहली बात तो 60 टाइम अगर हमें फाइंड करना है, एवरेज औसत गति फाइंड करना है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, औसत गति फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर डिस्टेंस आप देखते हो कि कितना है 60 है और टाइम कितना लेगा, फर्स्ट
टू थर्ड के लिए, मतलब फर्स्ट टू थर्ड का मतलब हो गया 60 का 40 किलोमीटर के लिए वो 45 की रफ्तार से जाएगा, प्लस नेक्स्ट एक चौथाई के लिए वो मतलब 15 के लिए, है ना, 15 के लिए वो 60 की स्पीड से जाएगा, 60 की स्पीड से, प्लस आप देखोगे बचेगा 5 किलोमीटर, और 5 की स्पीड के लिए वो 5 किलोमीटर के लिए 75 की स्पीड से जाएगा। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो 60 बटे, अगर आप 45, 60 और 75 का एलसीएम लेते हो तो 900 आता है। तो 900 के लिए आप यहाँ से देखोगे तो कितना हो जाएगा 200, यहाँ से हो जाएगा 20, 20 चौके 80, 800, प्लस 15, 15 225, प्लस 75 12 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 60। हाँ, और ये 900 नीचे का मैं वो लिख सकता हूँ ऊपर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 60 गुणे 900 बटे में इसको आप ऐड करो तो 8 2 10 1000, 1085 आ जाएगा, यहाँ से 1085, जिसको आप 5 से डिवाइड करो तो 5 दूनी 10 और 5 कम 5 3 8 5 7 35 और 5 से 12 बार जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 12 गुणे 900, 12 गुणे 900 से अगर 12 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो 12 एकन्नम 12 और 9 मतलब 97 हो जाएगा, 12 8 96, नियर अबाउट 18 के पास जाएगा, मतलब 18 से कम, 18 से थोड़ा ज़्यादा, 18.08 करके आएगा। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 18 95 मतलब लेस देन 50 किलोमीटर पर आवर आएगा, लेस देन। तो आप इस ऑप्शन में देखोगे सारे के सारे ऑप्शन में ये 58 है, ये 50 51, तो ये ऑप्शन दोनों नहीं होंगे, और जरा सा 50 से कम, इसका मतलब डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करके देखिएगा, हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा 49.77 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है यदि राम अपनी सामान्य गति से 60% पर एक निश्चित यात्रा को तय करता है, 60% का मतलब होता है कि 3/5, मतलब यात्रा कितनी थी 5, लेकिन उसको मतलब 5 की स्पीड से तय करता था, लेकिन अब कितनी से करेगा 3 की स्पीड से करेगा। तो आप ध्यान दीजिए क्योंकि वहां पर डिस्टेंस इक्वल है, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो स्पीड का रेशियो उनके टाइम के रेशियो की रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स होता है। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं कि आप ये देख सकते हो कि हमारे स्पीड का रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 5:3, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप कह सकते हो 3:5। और क्वेश्चन में पहले अगर 3 यूनिट लेता था, अब 5 ले रहा है, इसका मतलब कि वो 2 यूनिट की देरी से पहुंच रहा है, और 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 36 मिनट्स, तो कितने टाइम है 18 टाइम से। तो पूछता है कि उसका सामान्य समय बता दीजिए, क्यों, तो वो जाता कितने से स्पीड से 5, सामान्य स्पीड उसकी 5 थी, तो समय कितना ले रहा था 3 यूनिट। तो क्वेश्चन में अगर जो उसका नॉर्मल टाइम था वो था टी टाइम्स, तो टी की यूनिट वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 3 दे रखी थी, तो उसको हमें 18 टाइम करना पड़ेगा, तो 54 मिनट्स में अगर वो सामान्य रफ्तार से जाता तो इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन के रफ्तार मिनट्स में वो न्यूनतम 54 मिनट में अपनी दूरी को कंप्लीट कर लेता, अगर वो सामान्य चाल से 5 की चाल से अगर चल रहा होगा तो। अगला क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर इसकी भुजाओं का अनुपात 10:24:36 दे रखा है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब अगर आप 10 24 26 देखते हो तो आप देख सकते हो एक ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है। ये ट्रिपलेट का मतलब हो गया अगर 10 का बेस है 24 का परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज 26 का होगा, क्योंकि 26 का स्क्वायर बराबर होता है 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब अगर पेरीमीटर की बात करता हूं तो पेरीमीटर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां से आप कह सकते हो 26 और 24 कितना होता है 50 10 60, सॉरी हाँ ठीक है 60 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से आप देख सकते हो 60 यूनिट आ गया है पेरीमीटर, लेकिन क्वेश्चन में 60 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, नहीं 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 नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हम पहले परिमाप क्यों फाइंड कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये ट्रिपलेट बन गया है और एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 24 इंटू 10। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये सभी के सभी क्या है रेशियो में है, तो यहाँ पर के और के मान सकता हूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा के स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 24 और 10 का के मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर फॉर्म कर देगा। तो 2 से 12 तो मतलब 120 के स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो के स्क्वायर आ जाएगा 4, तो के बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। मतलब के जो यूनिट यहाँ पर हम रेशियो के फॉर्म में ले रहे थे उसकी वैल्यू आ रही है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर आप पेरीमीटर फाइंड करने जाते हो तो आप देखोगे कि 24 प्लस 26 प्लस 10 कितना आ जाएगा 60 के की पेरीमीटर आ जाएगा, तो 60 गुणे 2 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा
120 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जी और एच की औसत बिक्री डी और आई की औसत बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें 7 कंपनीज हैं, जिनमें टोटल सेल इनका 2880 रुपये दिखाया गया है, और पर्टिकुलर कंपनीज का यहाँ पर डिग्री के फॉर्म में उनका रिस्पेक्टिव जो कंपनी का कंट्रीब्यूशन था वो शेयर किया गया है यहाँ पर, सेल जितना हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या हमें इस क्वेश्चन को बहुत ही डीप में सॉल्व करने की ज़रूरत है या ऊपर ऊपर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जी और एच की औसत बिक्री की बात कर रहा है, तो आप जी एंड एच की औसत बिक्री के लिए आप पहले फाइंड करोगे यहाँ पर कि कितने एंगल का कोड बना रहे हैं यहाँ पर। तो जी और एच को आप देखोगे तो 73 + 13 कितना आ जाएगा, 86 डिग्री। और अगला क्वेश्चन देखो, नेचर क्या है क्वेश्चन का, जो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है वही चीज़ वहाँ पर दिया हुआ है, जो नेक्स्ट वाला स्टेप है। तो इसका मतलब है कि एवरेज के लिए आप इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है। तो डी और आई का अगर आप देखोगे टोटल हमारे यहाँ पर कितना सेल हुआ है, डी और आई अगर आप देख सकते हो तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 70 आ जाएगा, क्योंकि 17 + 53 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो अगर 86 का एवरेज और 70 का एवरेज अगर पूछ रहा है तो उसका मतलब आप सीधे के सीधे बिना एवरेज के बात कर सकते हो कि कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप मुझे बताओ परसेंटेज कितना अधिक है, तो इसका मतलब कितना अधिक है, 16 अधिक है। किससे, 70 से, तो गुणे में 100 कर दो, परसेंटेज निकल आएगा। इसको हटाया मैंने इससे, तो 160/7। इस क्वेश्चन में आपको इस 2880 का कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको इस एवरेज का कोई मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन में आप सीधे का सीधा डिफरेंस फाइंड करो और डिफरेंस को प्रीवियस वाले से कंपेयर करके परसेंटेज फाइंड करो और आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 22 सत्ते क्या होता है, 154 होता है। 154 के बाद 6 के लिए डेसिमल लगा के 60 बनाना पड़ेगा, और उसके बाद 7 8 56, 56 के बाद 4 बचेगा, 40 7 बचे 35, फिर 50 बच जाएगा, 7 7 49, तो 5 और 7 बार कट करके जाएगा। तो 22.86% अप्रॉक्स इसका आंसर आ जाएगा, जो कि इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा करने की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका टाइम खाएगा, क्योंकि डीआई और पाई चार्ट ये सब क्वेश्चंस को आप जितना कम से कम डाटा को लेकर सॉल्व करोगे उतनी जल्दी आपके पास आंसर आएगा। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, एक ट्राइंगल आपके पास यहाँ पर पी क्यू और आर है। तो आप देख सकते हो पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर बिंदु पर एस और टी नामक 2 बिंदु हैं। एस और टी नामक 2 बिंदु है, जिसका एस टी जो है वो पैरेलल हो जा रहा है क्यू आर के। एस टी हो जा रहा है पैरेलल किसके, क्यू आर के, ठीक है। और एस टी ट्राइंगल पी क्यू आर को समान क्षेत्रों के 2 भागों में विभाजित करते हैं, इक्वल एरियाज में विभाजित करते हैं। क्षेत्रों का मतलब क्षेत्रफलों के में, यहाँ पर क्षेत्रफलों में विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब है अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल भी 1 होगा, 1:1। तो मतलब अगर एस टी पैरेलल है क्यू आर के, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एंगल एस बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल टी बराबर होगा एंगल आर के, और एंगल पी बराबर होगा एंगल पी के, कॉमन एंगल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ट्राइंगल पी एस टी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, क्योंकि बाई एंगल मेथड से। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पी एस और क्यू एस का अनुपात ज्ञात कीजिए, पी एस अपॉन क्यू एस का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप मेरी बात सुनोगे तो क्षेत्रफल का अनुपात, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर का रेशियो हो जाएगा। तो पी एस अपॉन पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि आपसे पी एस अपॉन क्यू एस का अनुपात पूछा हुआ है। तो अगर एरिया पी एस टी की 1 थी और क्यू आर एस टी की 1 थी, तो इसका मतलब टोटल पी क्यू आर की एरिया कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पर एरिया का रेशियो आ जाएगा 1/2। समझिएगा ध्यान से, ये 1:1 में है, लेकिन यहाँ पर पी एस टी की तो आपने 1 लिख दिया, लेकिन टोटल इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, जो कि बराबर हो जाएगा पी एस अपॉन, अच्छा पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को अगर आप ध्यान से देखो तो हम पी क्यू को लिख सकते हैं पी एस प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप चेक करो तो पी एस अपॉन पी एस प्लस क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स फॉर्म में लिखता हूँ और डिनोमिनेटर अलग अलग कर देता हूँ, तो पी एस अपॉन पी एस प्लस क्यू एस अपॉन पी एस बराबर √2/1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो बन जाएगा -1। तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा क्यू एस अपॉन
पी एस बराबर √2 - 1/1। और क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है पी एस और क्यू एस का अनुपात, मतलब पी एस अपॉन क्यू एस क्या हो जाएगा 1/√2 - 1। इसका डी ऑप्शन क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपको क्वेश्चन को समझना है, एरिया किसका दे रखा है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठा के 1/1 कर दो तो आप डी बी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाओगे, जो कि गलत ऑप्शन हो जाएगा। आपको पहले चेक करना है कि टोटल एरिया किसकी बात कर रहा है, उसके बाद ये चेक करना है कि आप साइड्स को कैसे कन्वर्ट करोगे, फिर आपका आंसर मिलेगा। हमने जो रेशियो फाइंड किया वो क्यू एस अपॉन पी एस का है, लेकिन क्वेश्चन में पी एस अपॉन क्यू एस पूछा है, तो इसको आप इन्वर्स कर दो तो आपके पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जब किसी संख्या को 512 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 67 बचता है। ये दूसरी संख्या को 32 से विभाजित किया जाए, मतलब उस संख्या का अगर आप देखोगे तो वो संख्या क्या होगी 512 से विभाज्य हो रही, मतलब कुछ एक्स टाइम जाएगी और शेषफल कितना बचता है 67। जाहिर सी बात है, लेकिन अब इस संख्या को अगर 32 से विभाजित करते हो तो 32 इस 512 को विभाजित करेगा 16 बार में, और लेकिन 67 को आप विभाजित करने जाएगा 32, तो यहाँ से आप देखोगे 2 बार तो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर भी कितना बचेगा 4 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, सॉरी 3 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। क्यों? क्योंकि 67 को अगर आप 32 से विभाजित करोगे तो 32 दूना 64 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 78% वोट पाने वाले एक उम्मीदवार को 448 मतों से बहुमत से चुना जाता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मैं मानता हूं कि वहां पर 100% की वोटिंग हुई, जिसमें से 78% वोट विनर को मिले और बाकी बचे 22% वोट लूजर को मिले। तो यहाँ पर जो डिफरेंस था आप चेक करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से तो आप कह सकते हो 56% का डिफरेंस आया है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 448 दे रखी है। तो आप देख सकते हो 56 का 448 कितने गुना है 8 गुना है, तो 56% अगर 8 गुने पे 448 हो रहा है तो टोटल वोटिंग वहां पर या टोटल वोट्स कितना हुआ था, तो आप कह सकते हो 100% को आप 8 से गुणा करोगे तो 800 वोट वहां पर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, कि 800 वोटिंग वहां पे हुई थी, जिसमें से 78% ए उम्मीदवार को मिला और 22% बी उम्मीदवार को मिला, जिसमें जो 78% वाला था वो 448 वोटों से जीत गया था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चंस ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है जो बहुत ही चरम सीमा वाले क्वेश्चंस हो जिसमें आप फंस रहे हो। क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे, क्वेश्चन हैं बहुत उस लेवल के जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हों। उन क्वेश्चंस को लाया गया है कि जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो मेरे लिए नहीं, जो मेरे चैनल के लिए नहीं, आपके लिए बेनिफिशियल हो। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को सॉल्व करो और इस चीज़ को समझो कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे हैं, फिर आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलेगी, आप एकदम रिलैक्स फील करोगे। आपको डराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बेहतर तरीका बताने की ज़रूरत है, आपको बेहतर क्वेश्चन से रूबरू कराने की ज़रूरत है। और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को बहुत ही लाइक करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगला क्वेश्चन कहता है रेशमा ने ब्याज की दर के रूप में कई वर्षों के लिए साधारण ब्याज के साथ 12 लाख का ऋण लिया, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 9,72,000 रुपये का भुगतान किया, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज इक्वल्स टू द टाइम। तो आप जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो आर स्क्वायर ले लो या टी स्क्वायर ले लो, बात एक ही है। तो क्योंकि यहाँ पर पी इंटू आर इंटू टी होता है, अपॉन में 100 होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे आर परसेंटेज इंटू टी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो पी इंटू आर स्क्वायर किसके बराबर है भाई 9,72,000 के इंटरेस्ट के बराबर है। तो पी हटाओगे यहाँ से तो पी कितना आ जाएगा 12 लाख आ जाएगा। तो 3 जीरो से आप पहले तो 3 जीरो हटा दो और इंटू में आप यहाँ पे लगा दोगे 100, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। फिर आप इस 2 जीरो से 2 जीरो को हटा दोगे तो कितना आ जाएगा 12 अट्ठे 96, 12 का 12, तो आर स्क्वायर आ जाएगा 81%। तो इसका मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा 9%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितने बेहतरीन तरीके से पूछा गया है, कॉम्प्लिकेटेड किया गया है लेकिन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है 9%, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये कोई पूछता है कि कितने समय में, तो आप कह सकते हैं कि 9 वर्षों में ये राशि 12 लाख की बजाय 9,72,000 रुपये ऋण मतलब उसका ब्याज देने के पड़ते हैं। एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AE को CD के समांतर खींचा गया है। पहली बात तो एक वृत्त यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। वृत्त को ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक जादू से एक वृत्त को ड्रॉ कर दिया है।
तो इस वृत्त के अंदर आप देखोगे क्वेश्चन ने बोला है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AE जो है CD के पैरेलल है। अब अगर AE को CD के पैरेलल बनाया जाता है और BA को F के लिए उत्पादित किया जाता है तो ABC 85 डिग्री और FAE जो है वो 24 डिग्री है, तो BCD का मान ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यहाँ पर एक केंद्र होगा और यहाँ पर एक AB, अगर मैं यहाँ पर इसको बढ़ा देता हूँ, BA को F तक बढ़ा देता हूँ और क्वेश्चन ने बोला है FAE जो है ये वाला एंगल कितना है 24 डिग्री है, इसको मैं मान लेता हूँ E है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ये चक्रीय चतुर्भुज हमारे पास बन गया CD करके, और इसमें CD जो है वो AE के पैरेलल है। क्वेश्चन में कहा है कि CD जो है वो AE के पैरेलल है और क्वेश्चन में ABC का मान 85 डिग्री दे रखा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि BCD का मान ज्ञात कीजिए। BCD मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। अच्छा, चक्रीय चतुर्भुज ये है तो इसमें अगर आपसे BCD का मान पूछ रहा है तो इसका मतलब इस चतुर्भुज के बाह्य कोण का मान अगर हम DAF का मान फाइंड कर लेते हैं तो हम आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि इस कोण का मान एंगल DCB के बराबर होगा। उसके लिए हमें ध्यान दीजिए, अब अगर ये एंगल इस चक्रीय चतुर्भुज में 85 डिग्री है तो ये अपोजिट एंगल कितना डिग्री हो जाएगा भाई? आप कह दोगे कि 95 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, एंगल B प्लस एंगल D कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल D कितना आ जाएगा 180 माइनस 85 95 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब DC अगर पैरेलल है AE के तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल EAD के, क्योंकि ये एंगल क्या हो जाएंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 95 डिग्री था तो एंगल EAD कितना हो जाएगा 95 डिग्री। अब क्वेश्चन में अगर DAF फाइंड करना है, क्योंकि DAF जो है वो एंगल C के बराबर है, तो यहाँ पर आप DAF देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 95 ही तो एंगल DAF है। एंगल DAF क्या है 95 ये और 24 ये, तो आप देखोगे 5 4 9 और 9 2 11 119 डिग्री बराबर है किसके, एंगल C के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा BCD का मान 119 डिग्री। हमारा B ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि बेहतरीन तरीके से हमने आपको इसको बताया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये यदि 2 की पावर 3 अनुपात 8 की पावर 5.06 ये दिया हुआ है कि 8 की पावर -4.06 अनुपात x के है, समानुपाती यहाँ पर बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ देख रहे हो ये हिंदी में 2 की पावर 3 अनुपात 8 की पावर 5.06 समानुपात है 8 की पावर -4.06 अनुपात 6 के। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 8 की पावर 5.06 बराबर है, या समानुपात का मतलब बराबर रेशियो में होगा 8 की पावर -4.06 बटे में x। तो x की वैल्यू अगर फाइंड करनी तो उसको मैं इधर लेके जाऊंगा। प्रोडक्ट में आप देखोगे कि इसका बेस इक्वल हो रहा है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो 8 की पावर 5.06 माइनस 4.06 और बटे में 8 है, तो इसको अपन हटा के यहाँ पे क्या कह सकता हूँ -1। तो आप देखोगे कि कितना हो जाएगा भाई, ये 8 की पावर 5.06 से अगर आप 4.06 घटाते हो तो आ जाएगा 1 -1, तो 8 की पावर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा 1। किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 आता है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, x का मान 1। SSC CHSL 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, प्री का एग्जाम का क्वेश्चन है SSC CHSL के, क्योंकि वो क्वेश्चन यहाँ पर लाए जा रहे हैं कि जो वो SSC का फेवरेट क्वेश्चन हो, जो SSC पूछ सकती हो, जिसपे थोड़ा बहुत संदिग्ध हो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। इस क्वेश्चन में आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके फाइंड कर सकते हो या थीटा एंगल को लेकर भी फाइंड कर सकते हो। अगर साइन कॉस टेन कॉट हर जगह आ चुका है तो उसका आप यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं थीटा 45 डिग्री ले लेता हूँ तो आप सबसे पहले कह सकते हो कॉट थीटा टेन थीटा कितना हो जाएगा 1 + 1 2 इंटू कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा भाई 1/√2 होता है साइन का मतलब, तो कॉस हो जाएगा √2 माइनस 1/√2 हो जाएगा साइन का। ऐसे ही यहाँ पर कॉस कितना हो जाएगा 1/√2 माइनस सेक कितना हो जाएगा √2। तो इंटू एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो √2 हो जाएगा 2 - 1/1 हो जाएगा 1/√2
इनटू इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस √2 जाएगा 2 अपॉन में √2। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो √2 इंटू √2 जाएगा 2, जो कि 2 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आप देखोगे 1 -1 बराबर हो जाएगा -1। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक द सैलरी ऑफ टी इज टी इन 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर इज गिवन एज 12,000 12,000 12,000 15,000 15,000 15,000 21,000 21,000 21,000 21,000 एंड 30,000 30,000 30,000। अब यहाँ पर अगर मैं 12 महीनों में की बात करता हूँ तो आपको सबसे बेहतरीन मेथड बताया मैंने कि एक एवरेज सैलरी मान लेता हूँ यहाँ पर हमारे पास है कितनी 15,000 है। तो पहले वाले में अगर आप देखो तो -3,000 -3,000 -3,000 तीनों महीने में कम होगी, कितने हो जा रहा है -9,000। ये जो अगले तीनों महीने में जीरो की, अगले 3 महीने में आप देखोगे तो +6 +6 +6 मतलब +18,000 की बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा अगले महीने में आप देखोगे तो +15 +15 +15 मतलब +45,000 की बढ़ोतरी हो रही है। अब एवरेज की अगर बात की जाए, एवरेज की तो यहाँ पर इसको 9 से मैं हटा सकता हूँ 9 बार, तो 9 क्या आ जाएगा। अच्छा 45 और 9 कितना हो जाएगा 54,000। अब 54,000 आप देखोगे तो 15,000 रुपये मैंने क्या माना था एवरेज सैलरी मानी थी, 15,000 हमने क्या माना था एवरेज सैलरी मानी थी। और 54,000 अगर आप देखोगे तो 12 महीनों में इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो अपॉन 12 कर दो, तो 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 6 54 तो 12 पंचे 60 मतलब 4,500 इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 54,000 को एक एक लोगों में। तो आप देखोगे हमारे पास जो एवरेज सैलरी हमने मानी थी 15,000, उसमें आप 45 ऐड कर दो, तो आप देखोगे हमारे पास जो आ जाएगा एवरेज सैलरी आ जाएगी, वो हो जाएगी एवरेज सैलरी यहाँ से कितनी हो जाएगी 15 + 45 मतलब हो जाएगा 19,500। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि 19,500 के हिसाब से उसको बांटना पड़ेगा। एवरेज की क्लास जिन जिन बच्चों ने नहीं देखी उन वो जाके एवरेज को देखें, और एवरेज को यहाँ पर मान लिया गया कि 15,000 है, तो उससे जो कम है उसको माइनस, उससे जो ज़्यादा है प्लस करके वहाँ पर हमने देखा फाइनल में हमारे पास प्लस वैल्यू आ रही थी, जिसको मुझे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी हमारे पास एवरेज 54,000 जाएगा सबके पास। तो कितने लोगों में जाएगा 12 लोगों में, तो 12 लोगों में अगर देखा जाए तो एक एक करके अगर देखा जाए तो 4500 करके भेजा जाएगा। 15,000 पहले था, 4500 बाद में आया, इसका मतलब हो गया 19,500 एवरेज सैलरी हर एक महीने की रही होगी वहां पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 5,000 की राशि का निवेश किया, इस प्रकार की किया कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 10% था, 2 वर्षों के लिए 10% का इंटरेस्ट रेट, अगले वर्षों 3 वर्षों के लिए उसने 12% का इंटरेस्ट रेट रखा, तो 5 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा। जाहिर सी बात है दोनों जगह 5,000 ही है, तो 20% पहले 2 वर्षों के लिए और 12 से 36% दूसरे 2 वर्षों के लिए, तो टोटल आप देख सकते हो 56% वो इंटरेस्ट रेट लगेगा किस पे 5,000 रुपये पे। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा ऐसा ही आ जाएगा, तो 0 यहाँ पर अगर आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तो अपॉन में 100 कर देना पड़ेगा इसको हटा के, तो 1/100 मैंने कर दिया, इसको 0 से 0 हटा देंगे तो 0, फिर आ जाएगा 5 × 30 5 50 25 और 3 2800 रुपये वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए का निवेश बी के निवेश से 7 गुना अधिक है, तो ए का निवेश अगर बी के निवेश से 7 गुना अधिक है तो मतलब 7:1 का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कितने भी वर्षों के लिए ले लो तो ये जो रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट का वो प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, मतलब ए का प्रॉफिट 7 तो बी का प्रॉफिट बी का प्रॉफिट 1, तो टोटल प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2,75,000। तो वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा पूछा है, तो ए का हिस्सा आप देख सकते हो कि अगर टोटल प्रॉफिट 8 था जिसमें से 7 हिस्सा ए का है, तो ए का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 7/8 हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, जिसमें से 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2,75,000, तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी 2,75,000/8 कर दो इंटू 7, या 7/8 इंटू क्या कर दो 2,75,000 कर दो, तो 8 से इसको डिवाइड करोगे 8 3 24 24 3 35 बन जाएगा, 8 चौके 32 3 30 8 8 3 24 6 8 7 56 56 4 7 8 पंचे 40, ये हो गया पूरा कैंसिल आउट। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 7 7 49 और 3 52 7 1 21 और 5 26 और 7 चौके 28 2 30 7 21 21 और 3 24,
तो 2,40,625 इस क्वेश्चन में ए का जो होगा प्रॉफिट शेयर बन जाएगा 2,40,625। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख रहे हो, इन सभी क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपके एसएससी सीजीएल प्री 2024 के लेवल के एकदम बराबर है। उससे 1% ज़्यादा लेवल का कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं लेकर आया हूँ यहाँ पर, और उससे कम लेवल का 1% का क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो उम्मीद करूंगा इस सभी क्वेश्चंस को आप बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, बहुत ज़्यादा समझोगे और मेथड को समझोगे, और इन क्वेश्चंस को अप्लाई अपने एग्जाम में जाकर अप्लाई करोगे। इन क्वेश्चंस का आप फ़ायदा उठाओगे, सॉल्व करोगे और अपने स्कोर को बूस्ट करोगे। जिन बच्चों का एग्जाम हो गया उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका रिजल्ट अच्छा हो और वो मेंस की तैयारी में लग जाएं। और जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है उनको मैं और ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूँ कि वो एग्ज़ाम को और बेहतर कर सकें। उनके पास टाइम है, वे रिवाइज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक देने की ज़रूरत अब नहीं है। जितना भी मॉक आपने दिया उसका एनालिसिस करिए, आपने जो गलती की उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, आपका स्कोर बेहतर होगा और इम्प्रूव्ड होगा, ये मेरी गारंटी है। और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काम डाउन रहिए, क्योंकि सफलता धीरे धीरे आती है, अचानक से नहीं आती। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस को बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, सफल जरूर होंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।